Hey guys, this is Shagun. Welcome to Sky Trapper न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म. आज हम पढ़ने वाले हैं नदर्न प्लेन के फीचर्स. फॉर्मेशन तो हमने देख लिया था. आज हम देखेंगे कि नदर्न प्लेन के क्या क्या फीचर्स हैं. तो चलो देखते हैं. द नदर्न प्लेन. अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इंडिया में नदर्न प्लेन कहाँ लाया करता है. बताओ जल्दी से. नदर्न का मतलब ही है कि नॉर्थ साइड में लाया करता है. देखो ज़रा मैप में, ये पूरा जो हमारा ये एरिया है, ये क्या है? ये नदर्न प्लेन ही है. ठीक है, इनके बारे में आज हमें पढ़ना है. इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ है, किस टाइप की सॉइल यहाँ पे पाई जाती है ना, कैसा यहाँ पे कल्टीवेशन एरिया है कि नहीं है, कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं इस नदर्न प्लेन्स में. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के इस पार्ट में देखेंगे. ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं. Northern Plain has been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. अब ये चीज़ तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि रिवर्स नदर्न प्लेन्स बना कैसे. मैंने तुम्हें बताया था जब माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था तो कुछ डिप्रेशंस बने हुए थे इस तरह से. तो जो ये चीज़ें थी, ये जो गड्ढे टाइप्स बन गए थे, इनको फिल कैसे हुए थे? इनको किसने फिल किया था? जो पहाड़ों से बहने वाली नदियाँ थी, वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती थी, ठीक है, खुद तो बह के चली जाती थी, लेकिन अपने साथ जो वो सेडिमेंट्स लाई हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे इकट्ठे होते रहते थे. और जब वो इकट्ठे हो गए, प्लेन स्लोप बन गया, तो फिर वो एक नदर्न प्लेन फॉर्म में कहलाया जाने लगा, जिसको हम रहने के पर्पज़ से, कल्टीवेशन के पर्पज़ से यूज़ करते हैं. ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ था नदर्न प्लेन्स का. अब कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं यहाँ पर? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. अब हम सबको पता है इंडस हमारी ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक से, एकदम नॉर्थ कश्मीर की तरफ. वहाँ से ओरिजिनेट होते हुए इसका ज़्यादातर पार्ट तो पाकिस्तान में है इंडस रिवर का, मैंने मैप में दिखाया था. और इंडिया में वो हरियाणा से होते हुए पंजाब साइड में जाती है, और फिर उसके बाद लेफ्ट में, मतलब वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है, वहाँ पर जाके गिर जाती है. तो जो वहाँ पे प्लेन्स का, मतलब वेस्ट में प्लेन्स का जो फॉर्मेशन हुआ, वो इंडस रिवर के थ्रू हुआ. ठीक है, सेंट्रल मतलब बीच में, जहाँ पर हम कह सकते हो उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश मत इन्वॉल्व करो, गंगा उत्तर प्रदेश वगैरह है. यहाँ पे जो भी सेंट्रल स्टेट्स आते हैं, इनको कौन कवर करता है? यहाँ पर प्लेन्स का फॉर्मेशन किसने किया? गंगा रिवर ने. गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री से. ठीक है, उसके बाद बिल्कुल ईस्ट में अगर हम चले जाएं तो ब्रह्मपुत्र है. मैंने तुम्हें बताया था कि वो चाइना से निकलकर तिब्बत होते हुए कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, असम में आती है. और फिर वहाँ पे उस ईस्ट में जो प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, वो किसके थ्रू हुआ? रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू हुआ. तो ये तीन मेजर रिवर्स हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? नदर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन में. समझ गए? तो इन तीन रिवर के नाम याद रखना. और यहाँ पर लिखा हुआ है अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज. देखो, रिवर्स तो कुछ ही होती हैं मेन जिनको हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वजह से वो आगे चल के डाइवर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी नदियों के फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में बोलते हैं सहायक नदियाँ. जैसे कि गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, इंडस की हैं 5, अभी पढ़ेंगे. और हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये सहायक नदियाँ बनती कैसे हैं, है ना. तो ये मेन 3 रिवर्स और इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज से फॉर्मेशन हुआ किसका? नदर्न प्लेन का. अब देखो, 3 नदियाँ थी, तीनों साइड जा रही थी, वेस्ट में, ईस्ट में और सेंटर में. तो मतलब जो नदर्न प्लेन है हमारा पूरा फैला होगा कहाँ से कहाँ तक? वेस्ट से ईस्ट तक, पैरेलल वे में फैला होगा. समझ रहे हो बात को? देखो यहाँ पर एक बार देख लो, मतलब यहाँ से ये इंडस आई, ठीक है, इधर साइड हमारी गंगा और इधर साइड ब्रह्मपुत्र. ये 3 रिवर जाके हमारा क्या फॉर्मेशन करती हैं? नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं. समझ गए? चलो फिर आगे देखते हैं. दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, द प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल. अब ऑफ कोर्स एल्यूवियल सॉइल से तो बना होगा ही, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल मतलब मिट्टी होती है एक तरह की,
जो नदर्न प्लेन्स में जहाँ तुम्हें ज़्यादातर एल्यूवियल सॉइल ही मिलेगी, फॉर्मेशन जो नदर्न प्लेन का हुआ है वो एल्यूवियल सॉइल से हुआ है, जो रिवर्स अपने साथ लेकर आई थी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। मतलब क्या हुआ कि फुट हिल्स का मतलब समझते हो, जहाँ से फुट हिल्स का मतलब हिमालयाज शुरू होते हैं, मतलब सबसे नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे मतलब नदर्न प्लेन की शुरुआत होती है वो होते हैं फुट हिल्स। कैसे? ये फुट हिल्स, यहाँ तो हमारी ये तीन ये यहाँ पर तो हमारे तीन वो थे ना, रेंजेस थी ना, तो यहाँ से जब हमारे हिमालयस ख़त्म होते हैं तो ये फुट हिल्स की शुरुआत होती है। इनको बोला गया है हिमालयन फुट हिल्स। हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इनके फुट हिल्स में डिपोजिशन हुआ, किसका मतलब डिपॉजिट हुआ, क्या? एल्यूवियम डिपॉजिट हुआ। तो डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब टाइम लगा वहाँ पे फुट हिल्स पे एल्यूवियम को डिपॉजिट होने में, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या है? फर्टाइल है। क्योंकि जो एल्यूवियल होती है या फिर जिसको हम एल्यूवियम बोलते हैं, सॉइल जो हमारी मिट्टी होती है, वो कल्टीवेशन पर्पस से यूज़ करते हैं। वहाँ पर जानवर रह सकते हैं, हमें वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना देख सकते हैं, है ना। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है लैंड जब फर्टाइल होती है। तो ये सब जो फुटिल है हिमालय का, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, यहाँ पे एल्यूवियम डिपॉजिट है, जिसकी वजह से ये प्लेन बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब स्क्वायर किलोमीटर मैथ्स में पढ़ते हो ना, मतलब ऐसे ये स्क्वायर किलोमीटर। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हमारा यहाँ वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, लॉन्ग का मतलब तो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 2400 किलोमीटर है। ठीक है। फिर उन्होंने जो वाइड बोला है, जो चौड़ाई है, वो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 242 320 किलोमीटर ब्रॉड इज़ आ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। मतलब ये जो एरिया है पूरा 24 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है। यहाँ पर तुम्हें फ्लोरा एंड फौना मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा कल्टिवेटेड लैंड्स होंगे, लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए बोला है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। Got my point? Now the sixth point is with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पर एडिक्वेट वाटर सप्लाई, मतलब इतनी मात्रा में पानी मिल जाता है कि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर यानी कि खेती कर सकें। ये 6 पॉइंट समझ में आए। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ये देखो, ये यहाँ पर हमने तुमको जो स्टार दिख रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन के एरिया को। इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं? देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये तो सब ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा हाईलैंड्स हैं, हिली एरिया है। तो ये कैसे नॉर्दर्न प्लेन है? देखो, नॉर्दर्न प्लेन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे माउंटेन्स नहीं हो सकते, हिली एरिया नहीं हो सकता। बस फ़र्क इतना है कि तुम ये देखो, नॉर्दर्न प्लेन वो है जहाँ पर लोग रह पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, जहाँ पे कल्टीवेशन हो सके, लोग खेती कर पाएँ। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में तुम देखते नहीं हो, फूलों की खेती होती है, और वहाँ पे लोग भी रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, बिहार, इधर साइड में हमारा ये असम वगैरह, ये सब है तो नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा ही। यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, लोग रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क हैं, है ना। तो ये तो नॉर्दर्न प्लेन में ही आएगा। सो दीज आर द एरियाज़ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। हम कुछ स्टेट्स हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो स्टार्स हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स को इंडिकेट करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। समझ रहे हो बात को?
ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है। और हाँ, एक चीज़ और रिवर के बारे में बताना था ना, तो मैंने तुम्हें बताया था इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये देखो, यहाँ से इंदस निकली, इसका ज़्यादातर पार्ट इधर पाकिस्तान में है, और है तो ये पंजाब से होते हुए आई है ना। अब इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों है। रिवर से कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं इसकी। तो चलो देखो, दूसरा इंदस के बाद फिर गंगा, ये गंगा दिख रही है ये पूरे में। फिर इधर साइड तुम्हारी यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र असम में आती है। तो ये फॉर्मेशन प्लेन का इधर इंदस ने किया, बीच में गंगा ने किया, और इधर ब्रह्मपुत्र ने किया। समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। द रिवर कमिंग फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। वही बात है कि जो माउंटेन से आने वाली नदियां हैं वो उनका काम होता है डिपॉजिट करना। क्या, जो अपने साथ वो भी जो भी सेडिमेंट्स वगैरह लाती हैं वो सब डिपॉजिट करती हैं। दूसरा पॉइंट है, इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। अब पहली बात तो ये जानो कि रिवराइन आइलैंड होता क्या है, और ये क्या वेलोसिटी, मतलब क्या है ये डिक्रीज एंड इंक्रीज। देखो, वेलोसिटी कुछ नहीं, स्पीड है। जब नदी पहाड़ों से बहती हुई आती है तो वहाँ तो उसको एकदम प्लेन स्लोप मिलता है। मतलब ये पहाड़ है, यहाँ से कोई नदी बहती हुई आ रही है तो यहाँ से तो एकदम बहती हुई चली जाएगी। इसके साथ में जो भी गंदगी है, जो भी सेडिमेंट्स हैं, जो भी कंकड़ हैं, वो भी सब इसके साथ बहते आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसको प्लेन एरिया मिलेगा तो क्या उसकी स्पीड वैसे ही रहेगी जैसे वो पहाड़ों से जब आ रही थी तब थी? नहीं रहेगी ना। अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो अपने साथ, अब जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो पानी ज़्यादा बहेगा कि उसके साथ जो सेडिमेंट्स होंगे वो ज़्यादा बहेंगे? ऑफकोर्स पानी बहेगा, और जो सेडिमेंट्स हैं वो वहीं पर इकट्ठे होते जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि पहाड़ों से बहकर नदी आई, और जब उसको नीचे प्लेन एरिया दिखा तो वहाँ पर उसका स्पीड कम हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से धीरे 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 करके कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने फॉर्मेशन लिया किसका? रिवराइन का। मतलब नदी आ रही है, बीच में एक आइलैंड टाइप का बन गया और ये आसपास से बहती हुई चली गई। इसको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। और माजुली रिवराइन आइलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, जो कि तुम्हें ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलता है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो बहकर आती है उससे बनता है, और ये कहाँ है? आसाम में है। ठीक है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। अब देखो, इन चैनल्स को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ये क्या भला है? डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब कुछ नहीं होता है कि जब बीच में उसको कुछ आइलैंड्स वगैरह बन जाते हैं, फॉर्मेशन बन जाता है, मतलब जब सिल्ट या फिर एल्यूवियम या फिर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो नदी जब बहते हुए आती है और उसको बीच में कुछ जब सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको अपना रास्ता बदलना पड़ता है, तो वो कुछ इस तरह से निकल जाती है। इस तरह से आगे अगर कुछ फिर से सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए और एक आइलैंड टाइप का बन गया तो फिर से वो रास्ता बदल लेती है अपना। तो इनको ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। देखो, हम फिर से बताते हैं कि कैसे ये, जैसे ये रिवर आ रही है, इसने डायरेक्शन चेंज किया अपना, दो पार्ट्स में बट गई, फिर आगे चल के फिर से कुछ इसको हिंड्रेंस मिली तो फिर से इसने अपना रास्ता बदल दिया। तो ये होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। अभी हमने तुम्हें इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया था ना, उनका फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है। किसी न किसी वजह से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। जब उनको आगे फ्लो नहीं मिलता है तो वो अपनी दिशा बदल लेती हैं, दो पार्ट्स में बट जाती हैं। तो इनको ही बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटरी। समझ में आई बात? नाउ द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किन नदियों से हुआ, वहाँ पे क्या पाया जाता है, एलिवियम, रिवराइन आइलैंड कैसे बना, ठीक है, कैसे स्लोप का डिक्रीमेंट हुआ, कैसे स्पीड कम हुई, ये सब चीज़ें देख ली हमने। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें नॉर्दर्न प्लेन के फॉर्मेशन या फीचर्स में देखने को मिली। लेकिन अब जो 3 सेक्शंस हैं और उसमें जो कमियां आएंगी वो हमें पढ़नी है। तो 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं? पहला, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन। अब बहुत अच्छे से जान गए होंगे, वेस्ट में पंजाब प्लेन जहाँ पे इंदस नदी बहकर जाती है। अब क्योंकि वो पंजाब से होते हुए अरेबियन सी में गिरती है,
इसीलिए उसको पंजाब प्लेन बोलते हैं वेस्ट साइड में। अब देखो डायरेक्शन में, दिशाओं में अब तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही हो तो फिर से एक बार सुन लो। तुम्हारा राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन, तुम्हारा लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन, तुम्हारा सर नॉर्थ और तुम्हारे पैर की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो साउथ होती है। ठीक है, तो कभी भी कहीं भी कोई भी डायरेक्शन पता करनी हो, बस अपना राइट लेफ्ट अप एंड डाउन करके तुम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर सकते हो। ठीक, तो इंडिया में वेस्ट मतलब तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एरिया है वहाँ पे जो प्लेन है उसको बोलते हैं नदन प्लेन। नदन मतलब नदन प्लेन तो पूरा इकट्ठा है, लेकिन उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है ना, क्योंकि वो 3 रिवर से मिलकर बना है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसीलिए जो इंदस वाला साइड का एरिया है उसको पंजाब प्लेन बोलते हैं, बीच में जो गंगा प्लेन से बना है उसको गंगा प्लेन बोलते हैं, और जो सबसे ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र रिवर से बना है उसको ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं। समझी बात? चलो, तो अब बात करते हैं पंजाब प्लेन की। पंजाब प्लेन के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, बस तुम्हें पता ही है पंजाब प्लेन किधर है, वेस्ट पार्ट है, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदन प्लेन। नदन प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है, मतलब बिल्कुल वेस्ट में है, जिसको हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। और वो किससे बनता है? इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस की? इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड बीस। ये 5 ट्रिब्यूटरीज जिनको हिंदी में बोलते हो सहायक नदियाँ। किसकी सहायक नदियाँ हैं? इंडस रिवर की, जो कि जिसका आधा हिस्सा या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान से होकर जाता है, और उसका थोड़ा सा पार्ट इंडिया में पंजाब से होते हुए अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक है, समझ आए? और देखो लिखा है ना सेकेंड पार्ट में यहाँ पर, द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान। नाउ द फोर्थ पॉइंट, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। अब यही बात है, इसी से हमने पंजाब का नाम भी रखा। दो का मतलब है 2 और आब्स का मतलब हो गया वाटर, मतलब 2 नदियों के बीच में जो लैंड होता है, प्लेन होता है, उसको बोलते हैं दोआब। तो पंजाब में तो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 सहायक नदियां हैं, तो 5 नदियों के बीच में प्लेन है ना, तो इसीलिए पंजाब, पंच का मतलब 5 और आप का मतलब वाटर, मतलब 5 नदियों के बीच में बसा हुआ शहर क्या कहलाता है, या फिर स्टेट पंजाब कहलाता है। समझ में आया कि पंजाब का नाम कैसे रखा गया? इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज जो पंजाब से होते हुए गई, उनकी वजह से पंजाब का नाम पंजाब रखा गया। गॉट माई पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा दूसरा प्लेन है गंगा प्लेन। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये कहाँ से आती है और कहाँ तक फैली है? द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता। अब याद करो, जब मैंने तुम्हें बताया था कि जो हिमालयन रेंज होती हैं उनके नाम उनके बीच से निकली हुई रिवर्स के अकॉर्डिंग रखा जाता है ना। घाघर, तीस्ता और हमने दिबांग, ये सारी रिवर्स पढ़ी थी। तो घाघर गंगा प्लेन एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, वेस्ट से लेकर ईस्ट में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो घाघर जो कि वेस्ट में होगी और तीस्ता जो कि ईस्ट में होगी, तो गंगा प्लेन यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अब ज़रा तुम्हें हमने जहाँ पे रिवर्स दिखाई थी देख लो एक बार घाघर, ताकि याद रहे। यहाँ पे देखो कहीं घाघर दिख रही है? ये देखो, ये घाघर है, और घाघर के बाद दूसरी कौन सी थी? तीस्ता। अब यहाँ पर शायद तुम्हें दिख नहीं रही होगी, लेकिन यहाँ पर ही, क्योंकि यहाँ पर असम है तो यहाँ पर दिबांग है, दिहांग है, यहीं पर कहीं पर होगी। तो मतलब यहाँ पर पूरा एक्सटेंशन है किसका? गंगा प्लेन्स का। ठीक, तो चलो वापस से अपने मेन पॉइंट में आते हैं। समझ में आ गया पहला पॉइंट? द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा। मैंने तुम्हें बताया गंगा प्लेन कहाँ कहाँ पर। देखो पहले तो मैंने सारे स्टेट बता दिए थे, वहाँ से जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह ये सारे, लेकिन फिर भी जो गंगा प्लेन में स्टेट्स कवर करते हैं वो कौन कौन से हैं? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और थोड़ा सा झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल जो ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, पर्टिकुलरली असम जो है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन में आता है। और असम से तुम याद रखो क्योंकि मेन जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो असम में ही फ्लो होकर आती है। समझ रहे हो? तो आई होप सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। देखो
फ्लैट लैंड, ऑब्वियसली फ्लैट लैंड है तभी वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, तभी वहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल है, तभी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जनजातियाँ हैं। तो फ्लैट लैंड वही मतलब प्लेन एरिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इतना सब कुछ अच्छा है, प्लेन एरिया है, कोई खामियां नहीं है यहाँ पर, वो भी हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फीचर्स। तो ये मेन 4 फीचर्स हैं जिनकी जो कह सकते हो कि कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए अच्छे हैं और कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए अच्छे नहीं भी हैं। तो कौन कौन से वो फीचर्स हैं? भाबर, भाभी से भाबर याद रखो, तेराई रीजन, भांगर और खादर, ये 4 तुम्हारे मेन 4 फीचर्स। देखो नॉर्दर्न प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइड था, कौन कौन सा? वेस्टर्न यानी कि पंजाब प्लेन, फिर सेंट्रल में गंगा प्लेन, फिर ईस्ट में क्या? ब्रह्मपुत्र प्लेन। उसके बाद इन प्लेन्स के बाद जो इनकी जो ज़मीन है, जो इनका एरिया है, जो इनकी फर्टिलिटी है, वो हम 4 भागों में देखेंगे। इनका जो मिट्टी का डिवीज़न है ना, वो 4 पार्ट्स में देखेंगे। कौन कौन से? भाबर, तेराई, भांगर और खादर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये भाबर है क्या। भाबर, भाभी से भाबर याद आ रहा है, तो भाबर क्या है? देखो, जब नदी, हमने तुम्हें बताया था, जब नदी पहाड़ों से बहते हुए आती है तो उसको डायरेक्ट स्लोप मिलता है, मतलब स्पीड से बहती हुई चली आती है, कोई रुकावट नहीं है, जितने भी अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है वो सब लेती हुई चली आती है। लेकिन जैसे ही वो भाबर रीजन में एंटर करती है, I mean कह सकते हो कि फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, जैसे ही वहाँ पे एंटर करती है तो उसको थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट होता है। हिंड्रेंस का मतलब उसको फ्लो होने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्लेन लैंड आ जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो जब प्लेन लैंड आ जाता है तो जो अपने साथ वो पत्थर लाई है, पत्थर तो बाद में बन जाते हैं ना, धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन जो भी थोड़े सेडिमेंट्स लाई है वो इकट्ठे रहते हैं और पानी आगे बहता जाता है। तो कहने का मतलब है, जो भाबर रीजन होता है वहाँ पर हमें रिवर कम देखने को मिलती है, उसकी वजह, उसकी जगह पे हमको पत्थर देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, और नदी जो का पानी वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि वो नीचे नीचे बहकर चला जाता है, ऊपर तो सारे पत्थर पत्थर दिखते हैं। तभी तो देखते हैं जब हम पहाड़ों के साइड जाते हैं, हिमाचल के साइड में जाते हैं, जो रिवर्स आती हैं, वहाँ का पानी इतना क्लीन होता है, क्योंकि उसमें जो मिट्टी, जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, वो सब मिट्टी तो बह के चली जाती है, पानी नीचे नीचे रहता है, जो कि हमें बहुत कम दिखता है, जिसको हम ऐसे भी पार कर सकते हैं वहाँ के पानी को, क्योंकि पत्थर नीचे जमा होता रहता है। ये तुम्हें यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये जो कुछ रॉक्स दिख रहे हैं, और ये पानी हल्का सा है ना। तो जो पहाड़ों से नदी आ रही है, तो इस बेल्ट में क्या होता है, रिवर डिसअपियर हो जाती है, हमें नदी दिखती नहीं है, हमको सिर्फ ये पत्थर दिखते हैं। उसके बाद जैसे ही वो तराई रीजन में एंटर करती है, वापस से हमें वहाँ पत्थर नहीं दिखते, हमें वापस से फ्लो दिखने लगता है नदी का। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ about 8 to 16 किलोमीटर width lying parallel to the slope of the शिवालिक। देखो शिवालिक सबसे नीचे वाली रेंज है, तो शिवालिक के पैरेलल तो समझते हो ना, ये शिवालिक है, और इसके पैरेलल 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ाई में हमें क्या मिलती है, भाबर बेल्ट देखने को मिलती है। बेल्ट मतलब वो वाली बेल्ट नहीं, मतलब भाबर रीजन, इलाका, एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें नदियाँ एकदम डिसअपियर दिखती हैं, मतलब दिखती नहीं है, बहुत थोड़ा पानी रहता है, सिर्फ हमें पेबल्स, स्टोन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, या फिर बोल सकते हैं रॉक्स। अब देखो नदियाँ अपने साथ इतने बड़े बड़े पत्थर तो लेकर आई नहीं होंगी, कई साल लगे इनका फॉर्मेशन होने में, तो इस वजह से। अब तुम बताओ, जहाँ पर इतने सारे कंकड़ हैं, इतने सारे पत्थर हैं, क्या यहाँ पे खेती हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इस एरिया को हम लेस फर्टाइल या फिर बोल सकते हैं नॉन प्रोडक्टिविटी एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आई हमारा भाबर रीजन या फिर भाबर बेल्ट क्या होती है। सेम चीज़ इज रिटन हेयर, ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। जितनी भी स्ट्रीम्स, मतलब जो भी नदियाँ बहकर आती हैं, वो इस बेल्ट में 8 से 16 किलोमीटर तक जो विड्थ है, पैरेलल रेंज है शिवालिक से, यहाँ पर हमको रिवर नहीं दिखती है, डिसअपियर हो जाती है, स्ट्रीम नहीं दिखती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं दिखती, हाँ पानी दिखता है कि बह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम उसमें डूब जाओगे, पत्थर ज़्यादा है, तुम पानी को पार भी कर सकते हो बिना बोट के।
भाबर बेल्ट, भाबर रीजन समझ में आया। दूसरा आता है तेराई। अब तेराई रीजन में क्या होता है कि पत्थर तो सारे इकट्ठे हो गए भाबर बेल्ट में। अब यहाँ वापस से नदी इमर्ज हो जाती है, मतलब जो स्ट्रीम होती है वापस से आ जाती है, इसलिए जो ये एरिया ये बहुत ही ज़्यादा मार्शी होता है, दलदली इलाका होता है यहाँ पर। और ये एरिया प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। ये ग्रीनरी तुम्हें दिख रही है, खेती है, यहाँ पर खेती कर सकते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा इनको पानी भी मिल जाता है। कंकड़ीली या फिर बोल सकते हो पथरीली ज़मीन नहीं है, सॉरी कंकड़ीली नहीं बोलना चाहिए, पथरीली यहाँ पर नहीं है, ज़्यादा पत्थर नहीं है, अच्छी खासी मिट्टी है जहाँ पे एग्रीकल्चर होना पॉसिबल है। तो ये तराई बेल्ट कहलाती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, अब देखो साउथ ऑफ द बेल्ट, देखो भाबर सबसे ऊपर थी, शिवालिक के नीचे भाबर बेल्ट, उसके बाद तेराई बेल्ट। तो मतलब भाबर के नीचे वाला जो हिस्सा है वो उसे साउथ ही तो बोलोगे, भाबर के अबव नॉर्थ और लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो मतलब नीचे साउथ, किसके, भाबर के साउथ में द स्ट्रीम एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन नोन एज तेराई। मतलब भाबर के नीचे यानी कि साउथ की तरफ जो भी बेल्ट है जहाँ पर रिवर वापस से दिखती है, वहाँ का एरिया वेट है, मार्शी है, दलदली ज़मीन है, और उसी बेल्ट को बोलते हैं तेराई। दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी, जैसे काजीरंगा है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और हमारा वो दुधवा नेशनल पार्क है जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था जहाँ से, मतलब जहाँ पर थोड़ा सा एरिया प्रोडक्टिव होता है, फर्टाइल लैंड हो जाता है, तो वहाँ पर हमें फॉरेस्ट तो दिखते हैं वहाँ पर भी। लेकिन देखो भाबर बेल्ट में ऐसा नहीं है पेड़ पौधे नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर वही पेड़ पौधे होंगे जो बहुत गहराई तक जा सकेंगे, मतलब जिनकी जड़ें पत्थरों से होते हुए नीचे गहराई तक जा पाती हैं, बस वही पेड़ वहाँ पर दिखेंगे। अब क्रॉप्स वगैरह की तो जड़ें इतनी मजबूत या फिर इतनी नीचे तक नहीं जाती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे क्या नहीं होती, वहाँ खेती नहीं हो सकती भाबर बेल्ट में, भाबर रीजन में। लेकिन तेराई रीजन में तो जब वहाँ पत्थर है नहीं, तो वहाँ पर खेती भी कर सकते हैं हम आराम से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। वही सेम चीज़ है, ठीक है। समझ में आया भाबर रीजन और तेराई रीजन क्या होता है? बस सिंपल सा तुम याद रखो कि भाबर बेल्ट में हमें स्ट्रीम नहीं दिखती हैं, ठीक है, और जो कि 8 to 16 किलोमीटर तक फैली हुई है पैरेलली शिवालिक के। इस बेल्ट को भाबर बेल्ट बोलते हैं, और इसके फीचर्स ये यहाँ पर खेती नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है वो थोड़ी सी पथरीली है, ज़्यादा रॉक सेडिमेंट्स पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद तेराई रीजन में रिवर फिर से रीइमर्ज हो जाती है, और हमारा लैंड यहाँ पर मार्शी, वेट और स्वैम्पी हो जाता है इस तेराई बेल्ट में, जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह पाई जाती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक। तो समझ आई बात। अब तेराई रीजन में हमारा यूपी वगैरह भी आता है। और फिर नेक्स्ट जो हमारे दो और हैं, भांगर और खादर। देखो भांगर, देखो क्या होता है कि ये तुम्हें इमेज यहाँ पर दिख रही है, देखो क्या होता है जब बाढ़ आती है ना, बाढ़ आ जाती है ना, तो ये पानी दिख रहा है, यहाँ पे ये पानी दिख रहा है, और ये थोड़ा गीला गीला दिख रहा है। तो तुम सोचो जब बाढ़ आती होगी तो ओवरफ्लो हो जाती है, रिवर ओवरफ्लो हो जाती होगी, तो यहाँ पर भी पानी भर जाता होगा जहाँ ये लोग बैठे हैं। तो हर साल बाढ़ आती है, तो जब हर साल बाढ़ आती है और हर साल यहाँ पर पानी भरता है, तो ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। ये हम खादर की क्वालिटी बता रहे हैं। तो जब ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि रिवर हर बार अपने साथ कुछ जो सेडिमेंट्स लाती है वो यहाँ पर इकट्ठा करके वापस से चली जाती है। जब बाढ़ का पानी कम होता है, ठीक है, जब फ्लड वगैरह आती है, जब पानी जब उसका कम हो जाता है, तो वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लाई होती है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इस वजह से ये जो इलाका होता है नदी के आसपास वाला, जहाँ पर फ्लड्स आते हैं, तो वो लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, जिसको हम बोलते हैं खादर। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। मतलब जो फ्लड प्लेन की वजह से वहाँ पे डिपॉजिट्स हुए हैं उनको बोलते हैं खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हर साल बारिश होती है, फ्लड आती है, और फिर से वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, वहाँ इकट्ठे कर देती है और लैंड को और भी ज़्यादा फर्टाइल और
बनाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होता है। खादर रीज़न समझ गए। अब दूसरी बात, जहाँ पर वो पानी नहीं पहुँच पाता, मतलब जहाँ पर फ्लड का वाटर, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वो जो रीज़न होता है जहाँ पर काफ़ी समय से कोई भी जो फर्टिलिटी है लैंड की वापस से नहीं हुई है, उस रीज़न को बोलते हैं क्या? भांगर, ओल्डर एलिवियम। अब जो यहाँ पर जो न्यू बोल सकते हो या फिर यंगर एलिवियम बोल सकते हो, लेकिन जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है तो फिर उसको ओल्डर एलिवियम बोला जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलिवियम, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। अब देखो ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऊंचाई का बता दिया। अब यहाँ तक तो इतना पानी नहीं आ पाता है, लेकिन अगर आ भी जाता है, लेकिन कुछ तो एरिया तक पानी आता होगा, लेकिन उसके इधर तो कभी पानी पहुँच ही नहीं पाता, तो वही एरिया को हम क्या बोलते हैं? भांगर एरिया बोलते हैं। It lies above the floodplain of the river and present a terrace-like feature. This is known as bhangar. The soil in this region contains calcareous deposit locally known as कंकड़। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है ना, तुमने खुद देखा होगा कि जब मिट्टी होती है काफ़ी समय तक वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है, तो वो मिट्टी कंकड़ में बदल जाती है। कभी देखना, एक्सपेरिमेंट करना, अपने यहाँ गमले में मिट्टी भरना, ठीक है, और उसमें पानी मत डालना। धीरे धीरे देखोगे, उसको चलाते जाना, या फिर 1 महीने या 2 महीने बाद देखना, जो उसकी मिट्टी है उसमें थोड़े थोड़े से कंकड़ बनने लगेंगे। तो उस ज़मीन को ही बोलते हैं क्या? भांगर बोलते हैं। इस वजह से जो भांगर रीजन होता है, वहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है खेती करने के लिए, ताकि हमारी मिट्टी है वो ज़्यादा कंकड़ीली ना हो। फिर से मैंने बोल दिया, पथरीली ना हो, कंकड़ ना बने। समझ रहे हो? तो ये भांगर है जो लेस फर्टाइल होता है, जिसको तुम ओल्डर एलिवियम इसलिए बोलते हो क्योंकि वहाँ पर फ्लड का वाटर नहीं पहुँच पाता। जब कभी पहुँचा होगा तब वो लैंड फर्टाइल हुआ होगा, और ऐसा नहीं कि वो फर्टाइल नहीं है, उसको बनाया जाता है, लेकिन खादर से तो लेस फर्टाइल ही है। तो अगर कंपैरिजन करने को आता है तो तुम बता सकते हो कि भांगर में हमारा ओल्ड एलिवियम है और खादर में न्यू या फिर यंगर डिपॉजिट ऑफ एलिवियम है। भांगर लेस कल्टीवेटेड या फिर लेस फर्टाइल है, और खादर हमारा मोर फर्टाइल है। और हर साल बाढ़ आने की वजह से जो पानी अपने साथ एलिवियम लाते हैं, सेडिमेंट्स लाते हैं, इकट्ठा करके जाते हैं और हमारे लैंड को मोर फर्टाइल बनाते हैं। सो दीज आर द सम पॉइंट्स ऑफ खादर, भांगर, भाबर एंड तेराई रीजन। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ फीचर्स हैं। डिविजन्स 4 पार्ट्स में हैं, मतलब यहाँ जो लैंड है, यहाँ का जो एरिया है, उसकी क्वालिटी, उसकी मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वो 4 पार्ट्स में बताई गई है। कौन कौन से? भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर। ठीक है, फिर समझ में आया आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने नॉर्दर्न प्लेन्स कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र 3 पार्ट्स में है, जो कि गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियों से मिलकर बना है, जहाँ पर हमें एलुवियल सॉइल मिलता है। इस हिमालय के फुट हिल्स में डिपॉजिट होता है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। पैरेलल इसकी विड्थ और हाइट देखी जाए, डिस्टेंस देखी जाए तो 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 240 to 320 किलोमीटर विड्थ है इसकी। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड है। जो नदियाँ जो बहकर आती हैं पहाड़ों में, तो उनका काम यही है नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपॉजिट्स होना, मतलब सेडिमेंट्स का डिपॉजिट करना और नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन करना। बहुत साल पहले हुआ होगा, ये आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कैसे बने। और रिवराइन आइलैंड जो हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, माजुली रिवराइन आइलैंड आसाम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर से बना है, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर में बना है। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं ये भी जाना। और पंजाब प्लेन में पंजाब का नाम पंजाब क्यों है, कौन कौन सी वहाँ पर ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी, चनाब, रावी, बीस, सतलज, ये सारी। दोआब क्या होता है। फिर गंगा प्लेन कहाँ फैला है, घाघर से तीस्ता रीजन तक फैलाव है इसका। कौन कौन से स्टेट्स में आते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये थोड़ा सा पार्ट लिए। मेन है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार है, बाकी झारखंड वगैरह थोड़ा सा हिस्सा में आता है। और ब्रह्मपुत्र प्लेन में कुछ था नहीं, आसाम ही है इसके बारे, इसलिए उसमें ज़्यादा पढ़ने को नहीं है।
और फ्लैट लैंड है, सब पता है। मेन 4 इसमें डिवाइड्स किए गए हैं, 4 पार्ट्स में, भाबर, तेरई, भांगर, खादर। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने नदन प्लेन के फीचर्स में पढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन तो पढ़ चुके थे पेनिनसुलर प्लेटो का, अब उसके फीचर्स देखेंगे। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा, एंड टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, एंड बाय बाय।